आपकी जो एयर है ना उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम ना हो। पेरेंट्स को हमेशा छोटे बच्चों को पहले क्वेश्चन बताना चाहिए कि ये क्वेश्चंस हैं, उसके बाद वो पढ़े। तो स्टडी करना एक अलग चीज़ है और मेमोराइज करना एक अलग चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छी स्लीप से हमारी रिटेंशन होती है, बॉडी में ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट है तो ब्रेन सेल्स के बीच न्यूरल नेटवर्क बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता है। कुछ स्टडी टिप्स हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स पेरेंट्स करते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ठीक नहीं रहती, उनका उनके ब्रेन पर भी साइड इफ़ेक्ट होता है। सो स्टडी टिप्स में तो मैं सबसे पहले जो कहना चाहूँगा कि आपको अपने बच्चे को इस ढंग से उसको टीच करना है एक प्रॉपर वे में। अभी हम उसको क्या कहते हैं, बुक ओपन करो स्टडी करना स्टार्ट कर दो, दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द वे। क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से 5 किलोमीटर तक हम रोड पर चल के जाते हैं और वहाँ चलने के बाद मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताइए रास्ते में आपको कौन कौन सी कार मिली। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा वेग सा क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत सारी कार्स थी रास्ते में, कैसे बता सकता हूँ। अच्छा चलिए बताइए रास्ते में आपको कितनी बसेस मिली। सर ये भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर आपको मैं यहाँ से चलने से पहले कहता हूँ कि आपको मुझे बताना कि आपको रास्ते में कितनी BMW मिली, कितनी आपको ब्लू कलर की बसेस मिली, सो आप मुझे वहाँ जाकर बता देंगे। तो जब हम किसी बुक को ओपन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। हमें वो बुक दिखाई दे रही है, हमें कुछ सुनाई दे रहा है, हमारा हैंड टच, हमारी हर सेंसेस पर इंफॉर्मेशन आ रही है, सब सिग्नल ब्रेन तक जा रहे हैं, तो हमारी बैंडविड्थ उसमें कंज्यूम है, तो वो बहुत कुछ देख रही है, उस इन्फॉर्मेशन में भी बहुत कुछ पढ़ रही है। हमें उसको अपनी अटेंशन को सिलेक्टिव बनाना होता है। सिलेक्टिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लास्ट में क्वेश्चंस रीड करें, जो उस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए ना उन्हें रीड करें। क्वेश्चंस को सबसे पहले, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करें। क्वेश्चंस रीड करें। क्वेश्चंस रीड करने के बाद अब जैसे उस चैप्टर को आप स्टडी करेंगे ना, नाउ योर माइंड विल वर्क लाइक ए मैग्नेट टू ऑब्जर्व द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। सिर्फ इतना करते, अब हमारे माइंड को ये पता है ना कि वो एक ओपन शूट नहीं कर रहा, उसे पता है कि निशाना कहाँ लगाना है, उसे पता है कि इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे इसमें से ढूंढना है। अब उसका माइंड वहाँ पर फोकस करेगा, पहले वो सब चीज़ों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप। तो पेरेंट्स को हमेशा छोटे बच्चों को पहले क्वेश्चन बताना चाहिए कि ये क्वेश्चंस हैं, उसके बाद वो पढ़ें, या उन्हें वर्बली बताएं कि आपको ये सीखना है और हमें ये सीखने के लिए हम इस चैप्टर से स्टडी करते हैं या कोई स्टोरी बुक से रीड करते हैं। तो वो चीज़ें हमें उन्हें पहले टारगेट होना चाहिए माइंड में कि उसको आउटकम क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। या ऐसे भी सर किताब पढ़ने में और क्या, मतलब दिलचस्प हमारी बातचीत हो रही है, किताब पढ़ने में और क्या ख्याल रखना चाहिए? मतलब एक तो ये आपने कह दिया कि आपकी मेमोराइज आसानी से आप कर पाएंगे। जी जी जी। दूसरा मतलब मेमोराइज करना नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा। हाँ देखो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो मैंने बताया दिस इज़ द स्टडी टिप, इस पर मेरी दूसरी बुक है दैट इज़ आर्ट ऑफ स्टडिंग वेल। तो स्टडी करना एक अलग चीज़ है और मेमोराइज करना एक अलग चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनफैक्ट पूरा जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो टोटल हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है अटेंशन, कि हमें मेमोराइज क्या करना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन, कि अब हमने मेमोराइज कर लिया, आज हमें मेमोराइज हो गया, अभी मेरा टेस्ट लिया गया, मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले, लेकिन भूल जाऊंगा 1 वीक के बाद। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो होती है दैट इज़ रिटेंशन, कि हाउ लॉन्ग वी कैन रिटेन इट। और फोर्थ जो स्टेज होती है दैट इज़ आउटपुट, बेसिकली रिकॉलिंग, कि मुझे याद है मैं घर पे अच्छे से रिकॉल कर रहा हूँ, स्कूल में अच्छे से रिकॉल कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाता, भूल जाता हूँ, घर आके फिर याद आ जाता है। इसका मतलब आपकी रिकॉलिंग अच्छी नहीं है। तो हमें इन चारों स्टेजेस पर काम करना होता है। इन चारों स्टेजेस पर जब काम करेंगे ना, फिर एक्चुअल में हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टडी टिप्स से इम्प्रूव होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो निमोनिक्स से इम्प्रूव होती हैं, कुछ जर्नल एक्सरसाइजेज से इम्प्रूव होती हैं, कुछ प्रिकॉशन से इम्प्रूव होती हैं। प्रिकॉशन लाइक से अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में पेरेंट्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या है कि हम सोते हुए अपने फेस को कवर करते हैं और बच्चों के फेस भी कवर कर देते हैं, क्योंकि विंटर्स हैं और हम सबको पता है कि अभी जो ऑक्सीजन है एयर में दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 21%। हमने रूम को बंद कर दिया, हम इस रूम के अंदर 4 घंटे से हैं, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज डाउन हो जाएगी। और अगर हमने फेस को कवर कर दिया ब्लैंकेट क्विल्ट से, तो आप उसके अंदर कितने लीटर्स ऑफ एयर वॉल्यूम है, दैट इज़ वेरी लेस, लेट्स टेक इट मैक्सिमम देयर विल बी 10 kg। अब वो इतनी जो एयर है और उसके अंदर से जो वेंटिलेशन है बेसिकली ब्लैंकेट के होल से, वो बहुत बहुत कम है, तभी तो हम वार्म फील कर पा रहे हैं ना। तो जैसे हम हर ब्रीथ के साथ उसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती जा रही है,
और धीरे धीरे वो इतनी कम हो जाती है कि जैसे इतनी कम हुई तो अब हमारे ब्रेन के सामने कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इतनी कम में अब जैसे हम मोबाइल में बैटरी कम हो जाए तो क्या करते हैं, एक्सट्रीम पावर सेवर मोड ऑन करते हैं। तो जैसे ही वो सिचुएशन आएगी कि ऑक्सीजन इतनी कम हो गई है तो उसके बाद वो ब्रेन का ना एक्सट्रीम पावर सेवर मोड हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि अपनी जितनी भी कंजप्शन ऑक्सीजन की उसे रिड्यूस कर दीजिए। जो भी बॉडी में प्रोसेस चल रहे हैं, लाइक जब हम सोते हैं ना, पूरा दिन जो भी हमने स्टडी किया है वो सब रीऑर्गेनाइज होता है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन रीऑर्गेनाइज होता है। अच्छी स्लीप से हमारी रिटेंशन होती है, बॉडी में ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट है तो ब्रेन सेल्स के बीच न्यूरल नेटवर्क बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता है। अब हमने उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी पे रख दिया, हम सिर्फ हमारे पास सिर्फ इतनी ऑक्सीजन बची कि जिंदा रह सके, ये सारे प्रोसेस अफेक्ट होंगे और इतना बुरे से अफेक्ट होंगे कि जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं अपने बच्चों के साथ या खुद कोई कर रहा है, उन बच्चों की लॉन्ग टर्म मेमोरी पे बहुत बुरा असर आएगा, उनकी ब्रेन की ग्रोथ पे बहुत बुरा असर आएगा और उनकी डिसीजन मेकिंग पे तो बहुत ही बुरा असर आएगा। कंबल से सर ना ढक, मतलब कंबल से तो ढकना ही नहीं है। अब आप कहेंगे कुछ लोग कहते हैं सर वो कंबल से मैं नहीं ढकता, सर अपने आप ही ढक जाता है, हाथ अपने आप खींच लेते हैं, मैं नहीं ढकता क्योंकि वो हैबिट बन गई है। अच्छा भाई इसका सोल्यूशन क्या है? आपकी हाइट लाइक कितनी है सर? 6 फीट। अपने ब्लैंकेट को ना 5.5 फीट पे फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए। अब या तो आप पाँव ढकेंगे या सर ढकेंगे, तो ऑब्वियसली हम पहले पाँव ढकेंगे तो हैबिट छूट जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं सर सर्दी लगती है, देन डू समथिंग एल्स। आप कुछ ऐसी कैप डाल सकते हैं कि बस आपको अपना ब्रीदिंग प्रोसेस आपका नॉर्मल रहे। आप पूरे फेस को कवर कर सकते हैं, कैप डालिए सोते हुए, स्वेटर डालिए, कुछ भी, लेकिन आपको बस अपना नोज जो है ना वो बाहर होना चाहिए बेसिकली, कि ब्रीदिंग आपकी प्रॉपर हो, हवा मिलती रहे। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो स्टडी रूम है ना बच्चों का, उस स्टडी रूम में वेंटिलेशन मेंटेन करना चाहिए। अभी क्या आजकल क्या चल रहा है, एयर कंडीशन में हम बैठ के स्टडी कर रहे हैं, और जो एयर कंडीशंस विंडो थे जो काफ़ी स्टार्टिंग में आते थे, उन सब में ना वेंटिलेशन होता था कि इतने वॉल्यूम ऑफ एयर उनको हर मिनट सर्कुलेट करना होता था। लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों पर किसी का फोकस नहीं रहा। जैसे रेफ्रिजरेशन में CFC फ्री आया था तो ऐसे ही, लेकिन इन चीज़ों पे फोकस नहीं। अभी जो हम स्प्लिट AC लगाए हुए हैं, इनमें कोई वेंटिलेशन नहीं। इस पूरे रूम में अगर हमने स्प्लिट AC लगा रखा है तो कोई वेंटिलेशन, विंडो बंद है, क्योंकि AC लगाने के बाद हम सब चीज़ें बंद करेंगे ताकि प्रॉपर कूलिंग हो सके, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। और हमेशा सभी रूम्स ऐसे नहीं है कि उनमें डोर के नीचे से या विंडो के गैप से एयर उतनी आती रहे। तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो एयर है ना उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम ना हो, इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहली डाइट हमारे ब्रेन की ना, दैट इज़ ऑक्सीजन, दैट इज़ ऑक्सीजन। हम खाने के बगैर रह सकते हैं काफ़ी देर तक, हम पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं।